हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 55 से लेके 60 तक। तो आइए देखा जाए। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के पेयर एक्ट में सेक्शन 55 से लेके 60 तक में क्या प्रोविज़न किया गया है, क्या बातें लिखी गई हैं। सेक्शन 55 of the Civil Procedure Code talks about arrest and detention, यानी कि गिरफ्तारी और निरोध, अरेस्ट एंड डिटेंशन। A judgment debtor may be arrested. A judgment debtor may be arrested in the execution of a decree at any time, any hour, and on any day, and shall as soon as practicable be brought before the court, and his detention may be in the civil prison of the district in which the court ordering the detention is situated। सिविल प्रिजन में उसको रखा जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस कोर्ट के द्वारा ऐसा डिटेंशन का ऑर्डर किया गया है, वहाँ के सिविल प्रिजन में उसको डिटेन किया जाएगा। Or where such civil prison does not afford suitable accommodation in any other place, which the state government may appoint for the detention of the person ordered by the court of such district to be detained। अर्थात निर्णित डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वह उस जिले के सिविल कारागार में जिसमें निरोध का आदेश देने वाला न्यायालय स्थित है, या जहां ऐसे सिविल कारागार के में ऐसे वास करने या उसे डिटेन करने की सुविधा नहीं है, तो किसी अन्य स्थान में जिसे राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के निरोध के लिए, डिटेंशन के लिए नियत किया है, जिनके डिटेन किए जाने का आदेश ऐसे जिले के न्यायालय द्वारा दिया जाए, वहाँ उसे डिटेन किया जा सकता है। तो ये साधारण नियम है, इसके कुछ प्रोविज़ो हैं। प्रोविज़ो को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रोविज़ो बात करता है प्रोवाइडेड firstly that for the purpose of making an arrest under this section, no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise। अर्थात जो पहला प्रोविज़ो है वो यह कहता है, इस धारा के अधीन गिरफ्तारी के प्रयोजन के लिए किसी भी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रोविज़ो बात करता है सेकेंडली that no outer door of a dwelling house shall be broken open unless such dwelling house is in the occupancy of the judgment debtor and he refuses or in any way prevent access thereto, but when the officer authorized to make arrest has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found। अर्थात दूसरा प्रोविज़ो बात करता है कि निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास गृह निर्णित ऋणी यानी कि जजमेंट डेटर के ऑक्यूपेंसी में न हो और वह उस तक पहुंचने से मना कर रहा हो या पहुंच होने देने से निवारित कर रहा हो, प्रिवेंट कर रहा हो, किंतु जबकि गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ने किसी निवास गृह में सम्यक रूप से प्रवेश कर लिया है, तब वह किसी ऐसे कमरे का द्वार तोड़ सकेगा जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें निर्णित ऋणी है। तीसरा प्रोविजो बात करता है प्रोविजो प्रोवाइडेड थर्डली that if the room is in actual occupancy of a woman who is not judgment debtor, actual occupancy of a woman who is not the judgment debtor and who according to the customs country does not appear in public, the officer authorized to make the arrest shall give notice to her that she is at liberty to withdraw, and after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility for withdrawing may enter the room for the purposes of making the arrest। अर्थात तीसरा प्रोविजो बात करता है कि यदि कमरा किसी ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में है, जो निर्णित ऋणी नहीं है, यानी कि खुद वह जजमेंट डेटर नहीं है और देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसे यह सूचना देगा कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हट जाने के लिए युक्त समय अनुज्ञात करने और हट जाने के लिए युक्त सुविधा देने के पश्चात वह गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से कमरे में प्रवेश कर सकेगा। ये तीसरा प्रोविजो बात करता है। अब हम लोग चौथे प्रोविजो को पढ़ लेते हैं, जो बात करता है कि दैट where the decree in execution of a judgment debtor is arrested is a decree for the payment of money, and the judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest to the officer arresting him, such officer shall at once release him। यानी कि चौथा प्रोविजो जो है कि जहां वह डिक्री जिसके निष्पादन में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार किया गया है, धन के संदाय के लिए डिक्री है और निर्णित ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है, यानी कि जितना पेमेंट बाकी था, चाहे जितने के लिए डिक्री की गई थी, वह उसका पेमेंट कर देता है। तो जिसने उसे गिरफ्तार किया है वहाँ ऐसा अधिकारी उसे तुरंत रिलीज कर देगा, तुरंत छोड़ देगा। दूसरा सब सेक्शन बात करता है सेक्शन 55 का, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन व्हिच अरेस्ट माइट बी attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the state government in this behalf। अर्थात राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जिसकी गिरफ्तारी से लोगों को खतरा या असुविधा पैदा हो सकती है, तो डिक्री के निष्पादन में ऐसी प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया के अनुसार जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, गिरफ्तारी किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा। तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि वेयर a judgment debtor is arrested in execution of a decree for the payment of money and brought before the court, the court shall inform him that he may apply to be declared an insolvent and that he may be discharged if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of the application and if he complies with the provisions of the law of insolvency for the time being in force।
तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि जहां निर्णीत ऋणी धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, वहां न्यायालय उसे यह बताएगा कि वह दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि उसने आवेदन की विषय वस्तु के संबंध में कोई असद्भावपूर्ण कार्य नहीं किया है और यदि वह तत्समय प्रवृत्त दिवाला विधि के उपबंधों का अनुपालन करता है तो वह उन्मोचित किया जा सकता है, यानी कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए जाने के लिए वह आवेदन कर सकेगा। चौथा सबसेक्शन बात करता है कि वेयर अ जजमेंट डेटर expresses his intention to apply to be declared as an insolvent and furnishes security to the satisfaction of the court that he will within 1 month so apply and that he will appear when called upon in any processing upon the application or upon the decree in execution of which he was arrested, the court may release him from arrest, and if he fails to apply and to appear, the court may either direct the security to be realized or commit him to the civil prison in execution of decree। अर्थात जहां निर्णीत ऋणी दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन करने का अपना आशय प्रकट करता है और न्यायालय को समाधानप्रद प्रतिभूति इस बात के लिए देता है कि वह ऐसा आवेदन 1 मास के भीतर करेगा और वह आवेदन संबंधी या उस डिक्री संबंधी जिसके निष्पादन में वह गिरफ्तार किया गया था किसी कार्यवाही में बुलाए जाने पर उपसंजात होगा आएगा, वहाँ न्यायालय उसे गिरफ्तारी से छोड़ सकेगा। और यदि वह ऐसे आवेदन करने और ऐसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, नहीं आता है, तो न्यायालय डिक्री के निष्पादन में या तो प्रतिभूति वह मांगेगा या उस व्यक्ति को सिविल कारागार को भेज देने का निर्देश दे सकेगा। ये सेक्शन 55 सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ एनी वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, the court shall not order the arrest or detention in civil prison of a woman in execution of a decree for the payment of money। अर्थात सेक्शन 56 सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों के गिरफ्तारी या निरोध का निषेध किया गया है, उसे प्रोहिबिट किया गया है। तो इस भाग में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा। यानी कि 56 हम लोगों को याद रखना है जो प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी की बात करता है, प्रोहिबिट करता है कि इसमें कोई महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी जहां डिक्री मनी के पेमेंट के लिए है। सेक्शन 57 हम लोग देखते हैं जो बात करता है सब्सिस्टेंस ऑफ अलाउंस, यानी कि जीवन निर्वाह भत्ता। The state government may fix a scale graduated according to the rank, race and nationality of monthly allowances payable for the subsistence of judgment debtor। अर्थात राज्य सरकार निर्णीत ऋणियों के जीवन निर्वाह के लिए संदेय मासिक भत्तों के मापमान, उनकी पंक्ति, मूल्यवंश और राष्ट्रिकता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत कर सकेगी।
अब हम लोग आते हैं सेक्शन 58 पर। सेक्शन 58 सिविल प्रोसीजर कोड का बात करता है डिटेंशन एंड रिलीज की। Every person detained in the civil prison in execution of a decree shall be so detained, where the decree is for the payment of a sum of money exceeding 5,000 rupees for period not exceeding 3 months. Means जहाँ डिक्री 5,000 रुपीज़ के लिए हो तो वहाँ जो उसके डिटेंशन का पीरियड होगा वह नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स होगा। अर्थात जहाँ डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है तो वहाँ 3 मास से अधिक अवधि के लिए उसे सिविल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, उसे भेजा जा सकता है, सिविल डिटेंशन उसका हो सकता है। बी बात करता है कि वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2,000 रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 वीक्स। अर्थात जहां डिक्री 2,000 रुपये से अधिक किंतु 5,000 रुपये से कम है तो वहाँ जो उसे डिटेंशन मिलेगा वह 6 सप्ताह से अधिक का नहीं होगा। फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स it is hereby declared that no order for detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money shall be made where the total amount of the decree does not exceed 2,000 rupees। अर्थात यह बात करता है कि जहां ऐसे निरुद्ध व्यक्ति हैं, for the removal of the doubts it is hereby declared that no order for the detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money shall be made with the total amount of the decree does not exceed 2,000 rupees। यानी कि 2,000 रुपये से यदि अधिक नहीं है तब शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां डिक्री की कुल रकम 2,000 रुपये से अधिक नहीं है तो वहां धन के संदाय के डिक्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अगला सबसेक्शन बात करता है कि अ जजमेंट डेटर रिलीज्ड फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन shall not merely by reason of his release be discharged from his debt, but he shall not be liable to be rearrested under the decree in execution of which he has detained in the civil prison। अर्थात इस धारा के अधीन निरोध में से छोड़ा गया निर्णित ऋणी अपने छोड़े जाने के कारण ही अपने ऋण से उन्मोचित नहीं हो जाएगा, किंतु वह जिस डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया है उसके निष्पादन में पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 58 में बात की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 59 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड जो बात करता है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। अर्थात कोई बीमार हो गया गिरफ्तार किए जाने के पश्चात तब उन्हें किस ग्राउंड पे किस तरीके से छोड़ा जाएगा सेक्शन 59 बात करता है। एट एनी टाइम आफ्टर अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेटर हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट मे कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स सीरियस इलनेस एंड where a judgment debtor has been arrested, the court may release him if, in its opinion, he is not in a fit state of health to be detained in civil prison। यानी कि सेक्शन 59 जो बात करता है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस या रुग्णता के आधार पर छोड़े जाने के लिए
तो पहला सबसेक्शन बात करता है कि यदि कोर्ट के द्वारा वारंट इश्यू कर दिया गया है तब वह उसकी बीमारी के स्टेट को जानते हुए, बीमारी की हालत को जानते हुए उस वारंट को कैंसिल कर सकता है। यानी कि न्यायालय नेरिड त्रिड़ी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाले जाने के पश्चात किसी भी समय उसकी गंभीर रुग्णता, गंभीर बीमारी के आधार पर उस वारंट को रद्द कर सकेगा। और दूसरा सबसेक्शन बात करता है कि वेयर अ जजमेंट डेटर हैज़ बीन अरेस्टेड द कोर्ट में रिलीज हिम if in its opinion he is not in a fit state to help to be detained in the civil prison। अर्थात सबसेक्शन 2 तब की बात करता है जबकि वह गिरफ्तार हो चुका है। तो जहां नेरिड त्रिड़ी की गिरफ्तारी हो चुकी है, यदि न्यायालय की यह राय है कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाए, तो वह उसे छोड़ सकेगा। और तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि where a judgment debtor has been committed to the civil prison, he may be released therefrom by the state government on the ground of existence of any infectious or contagious disease, or by the committing of the court or any court to which that court is subordinate on his suffering from any serious illness। यानी कि सबसेक्शन 3 बात करता है कि यदि नेरिड त्रिड़ी को सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया गया है, वह जेल भेजा गया है, जेल भेजा जा चुका है, तो उसको वहां से राज्य सरकार किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग होने के आधार पर छोड़ सकेगी, अथवा सुपुर्द करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है उस नेरिड त्रिड़ी के किसी गंभीर रुग्णता से पीड़ित होने के आधार पर छोड़ सकेगा। ये सबसेक्शन 3 बात करता है। सबसेक्शन 4 बात करता है कि अ जजमेंट डेटर रिलीज्ड अंडर दिस सेक्शन मे बी रीअरेस्टेड बट द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन इन सिविल प्रिजन शैल नॉट इन द एग्रीगेट एक्सीड दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 58। यानी कि इस धारा के अधीन छोड़ा गया नेरिड त्रिड़ी पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा, किंतु सिविल कारागार में उसके निरोध की कुल अवधि धारा 58 द्वारा विहित अवधि से अधिक नहीं होगी। अब हम लोग सेक्शन 60 देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बात करता है अटैचमेंट की। प्रॉपर्टी लेएबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेएबल हैं अटैचमेंट की और किसे किसे सेल किया जा सकता है execution of decree में। The following property is liable to attachment and sale in execution of a decree, namely lands, house or other buildings, goods, money, bank notes, checks, bills of exchange, hundies, promissory note, government securities, bond, other securities for the money, debts, shares in corporation, and save as hereinafter mentioned all other sellable property, movable property or immovable belonging to the judgment debtor, of which the profits of which he has a disposing power, which he may exercise for his own benefit. He may exercise for his own benefit, whether the same be held in the name of the judgment debtor or by another person in trust for him or on his behalf। अर्थात ऐसी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, अर्थात भूमि, गृह या अन्य निर्माण, माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, धन के लिए बंध पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ, ऋण, निगम अंश और उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है, विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या अस्थावर संपत्ति जो नेरिड त्रिड़ी की है
या जिस पर या जिसके लाभों पर वह व्यक्ति ऐसे बैन की शक्ति रखता है या जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता है, चाहे वह निऋण त्रिड़ी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्याय में या उसकी ओर से धारित हो। तो ये सारी संपत्तियां जो हैं अटैच की जा सकती हैं, उन्हें सेल किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, प्रोवाइडेड दैट the following particulars shall not be liable to such attachment or sale, namely। लेकिन ऐसी कुछ संपत्तियां हैं जिन्हें कुर्की में नहीं अटैच किया जा सकता है, उनको बेचा नहीं जा सकता है। उन प्रॉपर्टीज की हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। पहला है कि वेयर द नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल, बेड्स एंड बेडिंग ऑफ द जजमेंट डेटर, his wife and children, and such personal ornaments as in accordance with the religious uses cannot be parted by any woman। अर्थात निऋण त्रिड़ी उसकी पत्नी, उसके बच्चे के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई, बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती है, तो इसको ना तो अटैच किया जा सकता है ना सेल किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री। दूसरा है टूल ऑफ आर्टिसंस एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, his implements of husbandry and such cattle and seed grain as may in opinion of the court be necessary to enable him to earn his livelihood as such, and such portion of agricultural produce or of any class of agricultural produce as may have been declared to be free from liability under the provision of the next following section। अर्थात शिल्पी के औजार और जहाँ निऋण त्रिड़ी कृषक है, खेती बाड़ी करता है, तो वहाँ उसके खेती के उपकरण, खेती के औजार, ऐसे पशु और बीज जो न्यायालय की राय में उसे वैसी हैसियत में अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं, और कृषक उपज का या कृषक उपज के किसी वर्ग का ऐसा भाग जो ठीक अगली धारा के उपबंधों के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया है, इन सारी चीज़ों को भी अटैच नहीं किया जा सकता है। सी बात करता है houses and other buildings with the material and the sites thereof and the land immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment belonging to an agriculturist or a laborer of a domestic servant and occupied by him। अर्थात वे गृह और अन्य निर्माण, उनके मलबे जो अनुलग्न हैं और उनके अनुभव उनके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि के सहित हैं, जो कृषक या श्रमिक या घरेलू नौकर के हैं और उसके अधिभोग में हैं, उसके कब्जे में हैं। डी बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि लेखा बहियाँ। ई बात करता है मेयर राइट टू सीव फॉर डैमेजेस यानी कि नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, इसे भी अटैच नहीं किया जा सकता है। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, कोई पर्सनल सर्विस की उसकी राइट है तो इसको भी नहीं अटैच किया जा सकता है। स्टिपेंड्स एंड ग्रेचुइटीज अलाउड to prisoners of the government to pensioner to stipends and gratuities allowed to the pensioner of the government or of local authority or of any other employer are payable out of any service family person fund notified in the official gazette of the central government or the state government as the case may be। यानी कि वे ऐसी जो किसी पेंशनर को दी जा रही हैं, पेंशन भोगी को दी जा रही हैं, ऐसी कोई वृत्तिकाएँ हैं, उपदान हैं जो सरकार
दे रही है या ऐसे किसी सेवा कुटुंब पेंशन निधि से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की गई है, संदेह है, और ऐसी राजनीतिक पेंशन भी इसमें नहीं आती है। अगला है द वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स पेएबल इन मनी और काइंड, अर्थात जो लेबरर्स के वेजेस हैं, जो डोमेस्टिक सर्वेंट के वेजेस हैं और जो मनी के रूप में दिए जाने हैं, श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे वह धन में हो या वस्तु के रूप में संदेह हो, इनका अटैचमेंट नहीं हो सकता है। अगला क्लॉज बात करता है सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज and 2/3 of the remaining in execution of any decree other than a decree for maintenance, अर्थात भरण पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1000 रुपये और बाकी का 2/3 ये भी अटैच नहीं किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट of such portion of salary is liable to attachment has been under the attachment whether continuously or intermittently for a total period of 24 months. Such portion shall be exempt from attachment until the expiry of a further period of 12 months, and where such attachment has been made in execution of one and the same decree shall after the attachment has continued for a total period of 24 months be finally exempt from attachment in execution of that decree. कहने का आशय यह है परंतु कि जहां ऐसे वेतन के ऐसे प्रभाग का जो कुर्क किया जा सकता है, कोई भाग कुल मिलाकर 24 मास की अवधि तक लगातार या अंतरायिक रूप से कुर्क रहा है, वहाँ जब तक आगे की 12 मास की अवधि समाप्त न हो जाए तब तक ऐसे भाग को कुर्की से छूट प्राप्त होगी, और जहाँ ऐसी कुर्की एक ही डिक्री के निष्पादन में की गई है वहाँ कुल मिलाकर 24 मास की अवधि तक कुर्की चालू रहने के पश्चात ऐसे भाग को उस डिक्री के निष्पादन में कुर्की से अंतिम रूप से प्राप्त होगी। ये प्रोविजो क्लॉज आई में दिया गया है जो बात करता है कि सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री अदर देन अ डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि भरण पोषण की डिक्री के अलावा यदि कोई डिक्री है तो वेतन का प्रथम 1000 रुपया और बाकी का 2/3 अटैच नहीं किया जाएगा। इसके बाद है कि 1/3 of the salary in execution of any decree for the maintenance, the pay and allowances of the pension, यानी कि 1/3 मेंटेनेंस के लिए है यदि डिक्री पास तो उसमें वेतन का 2/3 अटैच हो सकता है, केवल 1/3 का अटैचमेंट नहीं होगा। एंड द पे एंड अलाउंसेस ऑफ पर्सन होम एंड एयरफोर्स आर्मी एक्ट or Navy Act applies. All compulsory deposits and other sums in derived from any fund to which the Provident Fund Act for the time being applies so far as they are declared by the said Act not to be liable to attachment. Next है कि all deposits and other sums in or derived from any fund to which the Public Provident Fund Act 1968 for the time being applies insofar as they are declared by the said Act as not to liable to attachment. All monies payable under a policy of insurance on the life of judgment debtor, the interest of lessee of a residential building to which the provisions of law for the time being in force relating to the control of the rents and accommodation applies. Any allowances forming part of the emoluments of any servant to the government or of any servant of a railway company
or local authority which the appropriate government may by notification in the official gazette declare to be exempt from attachment and any subsistence grant or allowance made to any such servant while under suspension. M बात करता है कि an expectancy of succession by survivorship or other merely contingent or possible rights or interest, यानी कि उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा अथवा अन्य केवल समाश्रित या संभव अधिकार या हित का भी अटैचमेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करता है कि अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, इसका भी अटैचमेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करता है कि एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ to be exempt from liability to attachment or sale in execution of a decree, and where the judgment debtor is a person liable for the payment of land revenue. Any movable property which under any law for the time being inapplicable to him is exempt from the sale for the recovery of an area of such revenue. अर्थात जहां निर्णित ऋणी कोई ऐसा व्यक्ति है जो भू राजस्व के संदाय के लिए दायी है, यानी कि उस पर ऊपर लैंड रेवेन्यू बकाया है, वहाँ कोई ऐसी जंगम संपत्ति जो ऐसे राजस्व की बकाया की वसूली के लिए विक्रय से ऐसी विधि के अधीन छूट प्राप्त है जो उस तत्समय लागू है, तो इसका भी अटैचमेंट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, जो बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स एज रिस्पेक्ट एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी सर्वेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और कैंटोनमेंट अथॉरिटी और फॉर द पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अ मेजर पोर्ट और द सेंट्रल गवर्नमेंट as respect any other servants of the government or servant of any other local authority, the state government, ये appropriate government की श्रेणी में आते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, जो बात करता है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस प्रोविजो वेजेस इंक्लूड्स बोनस एंड लेबरर इंक्लूड्स अ स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर, यानी कि इस परंतु के प्रयोजनों के लिए मजदूरी के अंतर्गत बोनस आते हैं और श्रमिक के अंतर्गत कुशल, अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक आते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बात करता है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस प्रोविजो द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरिस्ट means a person who cultivates land personally and who depends for his livelihood mainly on the income of the agricultural land, whether as a owner, tenant, partner or agricultural laborer। यानी कि स्पष्टीकरण 5 के अनुसार कि इस परंतु के प्रयोजनों के लिए कृषक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतः कृषि भूमि की आय पर निर्भर है, चाहे स्वामी के रूप में या अभिधारी के रूप में, भागीदार या कृषक श्रमिक के रूप में, तो ये एग्रीकल्चरिस्ट यह कृषक के अंतर्गत आते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 बात करता है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ एक्सप्लेनेशन 5 एन एग्रीकल्चरिस्ट शैल बी डीम्ड टू कल्टिवेट लैंड पर्सनली इफ ही कल्टिवेट्स लैंड बाय हिज ओन लेबर, बाय द लेबर और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, बाय सर्वेंट और laborers or wages payable in cash or in any kind, not being a share of the produce both। अर्थात कृषक वह भी आएंगे कृषक की श्रेणी में स्पष्टीकरण 5 के प्रोविजन के लिए कि कोई कृषक स्वयं खेती करने वाला समझा जाएगा यदि वह अपने श्रम द्वारा
अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा नकद या वस्तु के रूप में जो उपज का अंश न हो, या दोनों में संधि मजदूरियों पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा खेती करता है, तो वह भी कृषक स्वयं खेती करने वाला समझा जाएगा। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void. अर्थात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह करार जिसके द्वारा वह व्यक्ति इस धारा के अधीन छूट के फायदे का अधित्यजन करने का करार करता है, तो वह शून्य होगा। अगला बात करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स फ्रॉम अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर रेंट ऑफ एनी सच हाउस, बिल्डिंग और साइट और लैंड। अर्थात इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा, यह नहीं माना जाएगा कि वह किन्हीं ऐसे गृहों या अन्य निर्माणों, उनके मलबों या ऐसी चीज़ें जो उनसे संबंधित हैं, उपभोग के लिए आवश्यक भूमि के सहित ऐसे किसी गृह निर्माण या ऐसे स्थान या भूमि के भाटक के लिए डिक्रियों के निष्पादन में कुर्की या विक्रय से छूट देती है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया सेक्शन 60 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो आगे के लेक्चरों में हम लोग अब 61 से देखते हैं, तो बने रहिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बेरैक लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।